सीरीज़ के स्टार्ट में हमें जेन यानी एल के पापा दिखाए जाते हैं जो कि ज़िंदा हैं और फिर हॉकिंस लेबॉर्ट्री की कुछ पुरानी याद दिखाई जाती है जिनमें एल की तरह के बहुत बच्चे थे जिनके माइंड्स की पावर को बढ़ाया जाता था और कंट्रोल किया जाता था। वो सब रेनबो रूम में खेल रहे थे। डॉक्टर मार्टिन ब्रेनर एक लड़के को दूसरे कमरे में उसे कुछ सिखाने के लिए ले जाते हैं जिससे वो आंखें बंद करके भी चीज़ें देख पाए। इतने में ब्रेनर उसे डॉक्टर एलिस को देखने को कहता है। वो देखता है कि वहाँ कुछ हो रहा है। उसे वहाँ खून दिखता है, चिल्लाने की आवाज़ें आने लगती हैं। ब्रेनर बाहर आकर देखता है तो सब मर जाते हैं, वहाँ पर रहने वाले सब। और वो लेमन को ज़ख्मी देखता है, उसकी आंखों में से खून निकल रहा था। ऐसा लग रहा था कि उन सब को इलेवन ने मार दिया है। तभी ब्रेनर इलेवन से कहता है कि ये तुमने क्या किया। सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। जॉयस घर से जॉब करने लगी थी। जॉनथन कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता था और नैन्सी के साथ पढ़ना चाहता था, जिसकी वजह से वो थोड़ा परेशान भी रहता है। और विल पेंटिंग बनाता रहता है लेकिन वो इसको किसी को दिखाता नहीं। और जेन भी उनके साथ रहती थी। वो हाई स्कूल में पढ़ती है, वहाँ उसे सब लोग बुली करते हैं लेकिन वो माइक को लेटर में लिखते हुए हर बार यही बताती है कि सब ठीक है। और यहाँ उसके बहुत सारे दोस्त हैं। जॉनथन का एक अजीब सा दोस्त है एरिगल, जो उन सबको स्कूल लेकर जाता है अपनी घिसी पिटी वैन में। यहाँ स्टीव और रॉबिन बहुत अच्छे दोस्त थे और वो अपनी ही दुनिया में मगन थे। मैक्सिन और लूकस का ब्रेकअप हो गया था क्योंकि हाई स्कूल में लूकस अपने पुराने फ्रेंड्स को छोड़कर नए फ्रेंड्स बना लेता है और बास्केटबॉल टीम का मेंबर भी बन जाता है। डस्टिन और माइक लूकस को D&D खेलने के लिए मजबूर करते हैं लेकिन लूकस उनके साथ नहीं आता। जॉयस को एक पार्सल आया था जिसमें रशियन स्टैंप लगे थे। जॉयस पार्सल खोलती है, उसे अंदर से एक डॉल मिलती है जो देखकर उसे बिल्कुल समझ नहीं आता कि ये क्या है। मैक्सिन साइकोलॉजिस्ट के पास एक सेशन लेती है जो कि उसे बिली के साथ हुए हादसे में से निकलने की हेल्प करता है। वो अपनी टीचर के साथ अपनी पर्सनल बातें भी शेयर करती है। मैक्सिन बाथरूम में एक लड़की को वॉमिटिंग करते देखती है और उससे पूछती है कि तुम ठीक हो, जिस पर वो लड़की मैक्स को कहती है कि वो ठीक है। उस लड़की का नाम क्रिसी है जिसे पास में कोई गिल्ड था। उसे भयानक चीज़ें दिखने लगती हैं। उसे लगता है कि ये उसका वहम है। डस्टिन और माइक का एक नया फ्रेंड बना था, एडी। वो उसके साथ हेलफायर खेलते थे। हेलफायर एक गेम है जो डस्टिन, लूकस, विल और माइक खेला करते थे। नैन्सी एक जर्नलिस्ट भी है। माइक और डस्टिन सबको हेलफायर खेलने का कहते हैं लेकिन कोई नहीं मानता। आखिर वो लूकस की जगह पर लूकस की छोटी बहन एरिका को राज़ी कर लेते हैं। क्रिसी को लगता है कि उसका गिल्ट तभी ख़त्म होगा जब वो ड्रग्स लेगी। वो एडी से ड्रग्स मंगवाती है। उसे जंगल में एक गड़ी दिखती है। वो बहुत डर जाती है। इतने में वहाँ एडी आ जाता है जो ड्रग्स लेकर आता है। क्रिसी को उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ड्रग्स चाहिए थे। जॉयस को उस डॉल में एक छोटा सा लेटर मिलता है जिससे उसे लगता है कि ये लेटर उसे हॉपर ने भेजा है और हॉपर अभी ज़िंदा है। डस्टिन, एरिका और माइक हेलफायर खेलना शुरू करते हैं। वो अपनी गेम के मॉन्स्टर को वैकना का नाम देते हैं। डस्टिन और उसके फ्रेंड्स ये गेम जीत जाते हैं। दूसरी तरफ लूकस की टीम भी लूकस की वजह से मैच जीत जाती है। क्रिसी को स्ट्रॉन्ग ड्रग्स चाहिए थे जिसकी वजह से एडी उसे अपने घर ले जाता है। एडी का घर मैक्स के घर के बिल्कुल साथ था। मैक्स एडी को क्रिसी के साथ वहाँ देख लेती है। एडी वो ड्रग्स क्रिसी को फिर से कुछ आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं और उसे चीज़ें दिखाई देना शुरू हो जाती हैं, भयानक चीज़ें, और उसे भयानक चेहरे नज़र आने लगते हैं। एडी को ड्रग्स मिल जाते हैं। वो क्रिसी के पास आता है तो क्रिसी एक जगह से हिल नहीं पाती। वो एक जगह खड़ी रहती है जैसे वो कहीं खो गई हो और उसका दिमाग जैसे कोई कंट्रोल कर रहा हो। उसे एक आदमी दिखता है जिसकी खाल नहीं होती। ये सब सिर्फ क्रिसी ही देख पाती है। एडी क्रिसी को उठाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन तभी वो देखता है कि क्रिसी हवा में उड़ने लगती है और उसकी आंखों के सामने उसकी हड्डियां टूटने लगती हैं और उसकी आंखें निकल जाती हैं। एडी बहुत ज़्यादा चिल्लाता है। जिम हॉपर उस दिन के हादसे से किसी तरह बच निकलता है और रशियन उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। मैक्सिन एडी के घर के बाहर पुलिस देखती है और उसे पता चल जाता है कि क्रिसी मर गई है।
माइक 11 और विल से मिलने उनके शहर में जाता है, कैलिफोर्निया में। जॉयस अपने पुराने फ्रेंड मोरी से उस रशिया से आए डॉल का जिक्र करती है, इसलिए मोरी भी वहाँ जॉयस की हेल्प करने आ जाता है। हॉकिन के स्टूडेंट की मौत की खबर हर जगह फैल जाती है। क्रिसी का एक बॉयफ्रेंड था, जेसन। पुलिस उसके पास आती है और उससे बातचीत करती है। मैक्स डस्टिन के पास जाती है और उसे बताती है कि वो लड़की क्रिसी थी और मैंने इसे रात को एडी के साथ देखा था। मैक्स उसे बताती है कि उनके घर जाने के बाद वहाँ लाइट्स ब्लिंक होना शुरू हो गई थी और तब उसने एडी को वहाँ से भागते देखा था। एडी डरा हुआ था। शायद वो डर ऐसा था कि या तो एडी ने किसी को मारा था या फिर किसी और ने। 11 माइक के साथ एंजॉय करने लगती है। तभी वहाँ एंजेला और उसके फ्रेंड्स आते हैं और उसे बुली करना शुरू कर देते हैं। जेसन को लगता है कि क्रिसी को एडी ने मारा है। मैक्स और डस्टिन स्टीव और रॉबिन के पास जाते हैं और वहाँ एडी का पता लगवाते हैं। नैन्सी और उसके कोलीग फ्रेड कुछ इन्फॉर्मेशन लेने के लिए एडी के घर तक जाते हैं। वहाँ फ्रेड को भी भयानक चीज़ें दिखने लगती हैं उसके पास्ट के रिलेटेड। जॉयस और मोरी हॉपर का पता लगवा लेते हैं और उसे छुड़वाने के लिए अलास्का जाने का प्लान करते हैं। वहाँ वो एक आदमी से मिलेंगे और उसे पैसे देंगे। वो उन्हें हॉपर तक ले जाएगा। दूसरी तरफ 11 माइक के सामने बहुत शर्मिंदा हो जाती है। जेन की सुपर पावर्स अब उसके पास नहीं है। माइंड फ्लेयर के साथ लड़ते वक्त उसकी सुपर पावर्स छिन गई थी और वो एंजेला को सॉरी करने का कहती है। एंजेला उसका मजाक उड़ाने लगती है। 11 स्केटिंग शू से उसकी नाक फोड़ देती है। डस्टिन और उसके फ्रेंड को एडी का ठिकाना मालूम हो जाता है और वो उसे ढूंढ लेते हैं। दूसरी तरफ फ्रेड भी क्रिसी की तरह मर जाता है। मॉन्स्टर उसे भी मार देता है। डस्टिन और मैक्स उस रात के बारे में एडी से पूछते हैं और उस मॉन्स्टर को वेकना का नाम देते हैं। डॉक्टर ओवंस के पास पुलिस आती है और उसे कहती है कि वो जानते हैं कि 11 को तुमने छुपा कर रखा है। पुलिस को 11 पर शक हो रहा था कि शायद वही लोगों को मार रही है क्योंकि उसके पास सुपर पावर्स थीं। जेसन अपने फ्रेंड्स के साथ एडी को ढूंढने निकल जाता है। जेसन का इरादा एडी को मारने का होता है। लूकस भी उनके साथ चला जाता है। रॉबिन एडी को बताती है कि उन लोगों को कौन मार रहा है। ऐसे मॉन्स्टर्स के साथ वो पहले भी लड़ चुके हैं, लेकिन ये थोड़ा अलग है। पुलिस नैन्सी से उसके कोलीग के बारे में पूछताछ शुरू कर देती है। दूसरी तरफ पुलिस 11 को एंजेला को मारने के जुर्म में गिरफ्तार कर लेती है। तब तक जॉयस और मोरी जिम हॉपर को लेने के लिए अलास्का निकल चुके होते हैं। जेसन एडी की तलाश में एडी के फ्रेंड्स तक पहुंच जाता है। उनमें से एक फ्रेंड जेसन को बताता है कि एडी डस्टिन के साथ है। लूकस भी ये बात सुन लेता है। 30 साल पहले भी ऐसा ही कुछ हुआ था। एक फैमिली को वेकना ने इस तरह बेदर्दी से मारा था। उस फैमिली का पता करने के लिए रॉबिन और नैन्सी लाइब्रेरी में आती हैं। मैक्स अपनी टीचर के पास क्रिसी की इन्फॉर्मेशन लेने जाती है क्योंकि क्रिसी भी उस टीचर से क्लासेस लिया करती थी, लेकिन उसकी टीचर किसी और स्टूडेंट की पर्सनल लाइफ शेयर करने से मना कर देती है। मैक्स अपनी टीचर के ऑफिस की चाबी चुरा लेती है। लूकस डस्टिन से रब्ता करता है और उसे बताता है जेसन एडी को ढूंढ रहा है उसे मारने के लिए। लूकस भी यही समझता है कि क्रिसी को एडी ने मारा है। मैक्स लूकस को बताती है कि तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम हमें स्कूल मिलो, तुम्हें सब पता चल जाएगा। लूकस जेसन और उसके दोस्तों को भटका देता है और एडी का ठिकाना गलत बताकर वहां से भाग जाता है। पुलिस 11 को पुलिस स्टेशन से जेल शिफ्ट करने लगती है, लेकिन रास्ते में डॉक्टर ओवंस और उसके आदमी 11 को अपने साथ वहां से ले जाते हैं। रॉबिन और नैन्सी पुराने न्यूज़पेपर से उस फैमिली का पता लगवा लेते हैं। मैक्स, स्टीव और डस्टिन कुछ प्राइवेट फाइल्स ढूंढने के लिए स्कूल में चले जाते हैं। ओवंस के कुछ दोस्त माइक, विल और जॉनथन का ख्याल रखने के लिए उनके पास आ जाते हैं और उन्हें किसी भी किस्म का राब्ता करने से मना कर देते हैं। यहाँ मैक्स को भी बुरे सपने आने लगे थे और वो घड़ी भी जो क्रिसी और फ्रेड को नज़र आती थी। उन दोनों को मारने के एक हफ्ते पहले सर दर्द हुआ था और मैक्स को सर दर्द हुए 5वां दिन था। मैक्स को पता चल जाता है कि जिस तरह क्रिसी और फ्रेड की मौत हुई है उसकी भी कुछ घंटों बाद ऐसे ही मौत हो जाएगी। जेसन को पता चल जाता है कि लूकस ने हमें उल्लू बनाया है।
रॉबिन और नैन्सी प्लान बनाती हैं विक्टर से मिलने का। विक्टर उसी फैमिली मेंबर का एक हिस्सा था जिस पर वेक्ना ने 30 साल पहले हमला किया था। विक्टर एक मेंटल असाइलम में रहता था। दूसरी तरफ जिम हॉपर वहां से भाग निकलता है, लेकिन जो बंदा उसे वहां लेने आने वाला था वो सबको धोखा दे देता है और मूरी और जॉयस को अपने साथ प्लेन में बिठा लेता है। विक्टर रॉबिन और नैन्सी को अपनी कहानी सुनाता है कि वो एक घर में शिफ्ट हुए थे। सब ठीक जा रहा था, लेकिन 1 महीने बाद भयानक चीज़ें होना शुरू हो गई थी। विक्टर की एक छोटी बेटी और एक छोटा बेटा था। उन सबको भयानक चीज़ें दिखाई देने लगी थी और एक दिन डिनर के वक्त विक्टर की बीवी की ठीक वैसे ही मौत हो गई थी जैसे फ्रेड और क्रिसी की हुई थी। उसकी बेटी भी वैसे ही मर गई थी और उसका बेटा हेनरी कोमा में चला जाता है और 1 हफ्ते बाद मर जाता है। मैक्स बिली की कब्र पर जाती है और उसे एक लेटर पढ़कर सुनाती है। इतने में वेक्ना उसे अपने कंट्रोल में कर लेता है। मैक्सिन वहाँ खो जाती है और किसी को सुन नहीं पाती। सब उसे उठाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो उठ नहीं पाती। नैन्सी और रॉबिन वहाँ आ जाते हैं और मैक्सिन का फेवरेट सॉन्ग उसे सुनाने के लिए कहते हैं, जिससे उसे दूसरी दुनिया में भी इस दुनिया में होने का एहसास हो, क्योंकि गाना दिमाग के उस हिस्से में जाता है जहाँ पर और कोई चीज़ नहीं पहुँच पाती। मैक्स किसी तरह दूसरी दुनिया से निकल आती है। डॉक्टर ओवंस 11 को एक दरवाजे के पास ले आता है और उसके अंदर आने के बाद 11 देखती है कि वहाँ हॉकिंस की लेबॉर्ट्री जैसी ही अंडरग्राउंड जगह थी। 11 वहाँ अपने पापा यानी डॉक्टर मार्टिन को देखती है। रशियन लोग जिम को फिर से जेल में ले आते हैं और उसके साथ उस रशियन को भी कैद कर देते हैं जो जिम की भागने में उसकी मदद कर रहा था। मैक्स ने जो सब दूसरी दुनिया में देखा था वो सब ड्रॉ करने लगती है। नैन्सी उन सब ड्राइंग्स को आपस में जोड़ती है तो वो एक घर की ड्राइंग बन जाती है। वो विक्टर क्रील का घर था। दूसरी तरफ 11 की आंख खुलती है तो वो एक कमरे में थी जिस तरह की जगह पर उसे पहले रखा जाता था। उसके सर के बाल काट दिए गए थे। वो बार बार घूम कर एक ही जगह पर जा रही थी और बार बार एक ही चीज़ और एक ही बात रिपीट हो रही थी, जैसे उसको कोई याद बार बार रिपीट हो रही हो। ये उसके सुपर पावर्स वापस लाने का तरीका था। वो अपनी यादों में से फिर जाए और फिर उन सुपर पावर्स को सीखे। डॉक्टर्स उसे पानी के अंदर रख कर ये एक्सपेरिमेंट करते हैं। सारा ग्रुप विक्टर क्रील के घर जाते हैं। 11 अपनी याद में फंस जाती है। उसे अपना बचपन दिखने लगता है और वो सारे एक्सपेरिमेंट भी जो डॉक्टर्स 11 पर किया करते थे। दूसरी तरफ जॉयस और मूरी उस आदमी से बहुत लड़ते हैं और उनका प्लेन क्रैश होते होते बचता है। जेसन और उसके दोस्त एडी को ढूंढ लेते हैं। एडी जहाँ छुपा था वहाँ एक झील थी। वो बोट में बैठ के आगे बढ़ने लगता है। पानी के बीच जेसन के एक दोस्त का भी वैसे ही मर्डर हो जाता है जैसे क्रिसी और फ्रेड का हुआ था। पुलिस को जेसन के फ्रेंड की लाश का पता चलता है। वो जेसन से बातचीत करते हैं। जेसन पुलिस वालों को कहता है कि ये सब एडी कर रहा है, उसके पास शैतान की शक्तियां हैं। पुलिस न्यूज़ पर एडी के खिलाफ बयान दे देते हैं। एडी उस जगह से किसी तरह बच निकलता है और डस्टिन से कांटेक्ट करता है। दूसरी तरफ विल, माइक और जॉनथन मुसलसल 11 को ढूंढने की कोशिश में लगे रहते हैं। यहाँ जॉयस और मूरी उस आदमी को जेल का पता बताने का कहते हैं। वो उन्हें वहाँ ले जाने के लिए राज़ी हो जाता है। रशियंस के जेल में वही पुराना जानवर था जिसकी ना तो आंखें थी और ना ही मुंह। वो जिम समेत वहाँ कुछ कैदियों को उसके सामने छोड़ देते हैं। 11 अपनी याद में वापस जाती है। उसे बार बार सब मरे लोग दिखाई देते हैं और फिर एक लड़का जो उसे लेबॉर्ट्री में काम करता था। वो अपना ज़्यादातर वक्त 11 के साथ बिताता था। सारा हेलफायर क्लब यानी सब फ्रेंड्स एडी के पास चले जाते हैं और फिर वो कंपस को फॉलो करते हैं और कंपस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उस तरफ इशारा करता है, जिससे डस्टिन को लगता है कि वहाँ दूसरी दुनिया का दरवाज़ा हो सकता है। वो कंपस को फॉलो करते करते फिर से उसी झील तक पहुँच जाते हैं और बोट पर रॉबिन, नैन्सी, स्टीव और एडी बैठकर आगे बढ़ते हैं और कंपस को फॉलो करते रहते हैं। लेक के बीचों बीच कंपस अपने आप घूमने लगता है। स्टीव पानी में छलांग लगा देता है ये देखने के लिए कि नीचे क्या है। स्टीव को नीचे रेड लाइट नज़र आती है
वो दूसरी दुनिया का दरवाज़ा था। स्टीव उसे टच करता है और वापस ऊपर आ जाता है। इतने में स्टीव को कोई नीचे से खींच लेता है और स्टीव दूसरी दुनिया में जा पहुंचता है। स्टीव के पीछे नैन्सी भी पानी में छलांग लगा देती है और नैन्सी के पीछे रॉबिन, और फिर रॉबिन के पीछे एडी भी चला जाता है। वो सब दूसरी दुनिया में पहुंच जाते हैं। वहाँ कुछ बर्ड्स उन पर हमला करते हैं, लेकिन वो वहाँ से बच निकलते हैं। डस्टिन, मैक्स और लूकस लेक के किनारे पर थे। वहाँ पुलिस आ गई थी। पुलिस उन्हें नैन्सी के घर ले आती है और उनसे बातचीत करती है। नैन्सी, रॉबिन, स्टीव और एडी दूसरी दुनिया में नैन्सी के घर जाते हैं। उन्हें अपनी सेफ्टी के लिए गन्स चाहिए थी, लेकिन उन्हें वहाँ गन्स नहीं मिलती क्योंकि दूसरी दुनिया पास्ट में थी। उन्हें वहाँ डस्टिन की आवाज़ें आ रही थीं। वो उनसे लाइट के ज़रिए बात करने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ रशियंस की जेल में तमाशा शुरू हो जाता है, लेकिन जिम हॉपर किसी तरह वहाँ से बच जाता है और जॉयस और मूरी उसे हेल्प करते हैं और वो बच जाता है। 11 की याद में जो लड़का था वो उसे वहाँ से भागने के लिए मैनिपुलेट करता है और उसे कहता है कि तुम बाकी सबसे ज़्यादा पावरफुल हो, इसलिए तुम्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए। वो लड़का 11 को वहाँ से भागने में हेल्प करता है और उसे दरवाज़ा अनलॉक करने के लिए की देता है। दूसरी तरफ नैन्सी और बाकी सब फ्रेंड डस्टिन और लूकस के से रब्ता करने में कामयाब हो जाते हैं। वो उन्हें उल्टी दुनिया में एडी के घर आने का कहते हैं। 11 वहाँ से भागने वाली थी, लेकिन वो अकेली वहाँ से नहीं जाना चाहती थी। वो लड़का उसे बताता है कि मैं भी यहाँ पर एक कैदी ही हूँ, वो मुझे ट्रैक कर सकते हैं। 11 उसका ट्रैकर उस लड़के से बाहर निकाल देती है। गार्ड उन्हें घेर लेते हैं। तभी वो लड़का अपनी सुपर पावर्स का इस्तेमाल करता है और सारे गार्ड्स को मार देता है। 11 को पहली बार पता चलता है कि उसके पास सुपर पावर्स हैं। वो अपने बाजू पर टैटू दिखाता है जिस पर 1 लिखा था। जाहिर होता है कि वो भी 11 जैसा ही बचा। लूकस लोग भी एडी के घर पहुंच जाते हैं। जहां पर क्रिसी की मौत हुई थी वहां पर एक होल था। डस्टिन उनकी तरफ लंबा कपड़ा फेंकता है जिससे वो वापस असली दुनिया में आ सकें। रॉबिन और एडी असली दुनिया में आने में कामयाब हो जाते हैं। नैन्सी भी वहां से आने लगती है, लेकिन वो कहीं और पहुंच जाती है, वेक्ना के माइंड में। वो उस दुनिया से निकल नहीं पाती। वेक्ना उसे अपने कंट्रोल में कर लेता है और बारबरा का गिल्ट उसे याद करवाता है। वो लड़का 11 को एक कमरे में रुकने का कहकर जाता है। जब 11 बाहर आकर देखती है तो वो लड़का उन सब बच्चों को मार चुका था और 11 को अपने साथ आने का कहता है और उसे अपनी स्टोरी बताता है कि वो लड़का विक्टर क्रील का बेटा था। उसी ने अपनी माँ को और बहन को मार दिया था। उसके पास कुछ शक्तियाँ थीं। नैन्सी भी वेक्ना के माइंड से ये सब देख पा रही थी। जब वो कोमा में था तो उसकी आंख खुलने पर उसने खुद को डॉक्टर मार्टिन के पास पाया। डॉक्टर मार्टिन उस लड़के पर कंट्रोल पाना चाहते थे। जब वो ऐसा नहीं कर पाए तो उन्होंने बाकी बच्चों को भी ऐसा बनाना चाहा। वो लड़का 11 को उसके साथ चलने का कहता है। 11 इनकार कर देती है और उसे एक दीवार के अंदर होल बनाकर कैद कर देती है और तब से उल्टी दुनिया की शुरुआत हो जाती है। वो लड़का ही असल में वेक्ना था।